हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपसे कहा था, एक वादा किया था कि कला और संस्कृति पर एक एडवांस वीडियो मैं बनाऊंगा, वैल्यू एडेड वीडियो। आज वही वैल्यू एडेड वीडियो का ये फर्स्ट कड़ी है, कला संस्कृति पर। कला संस्कृति, कला संस्कृति का कुछ पार्ट है, जैसे साहित्य होता है। आज हम सबसे पहले साहित्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय में दो चीज़ों का विकास देखते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा से जो है आप कह सकते हैं कि भारत की जो आधुनिक भाषा है, अपभ्रंश भाषा से ही भारत की आधुनिक भाषा है और प्लस बोली है, उसका विकास हुआ है। बात को समझिएगा, अपभ्रंश से ही दिल्ली सल्तनत के समय में भारत की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का विकास हुआ। जैसे मराठी हुआ, हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, राजस्थानी हुआ, मगही हुआ, जितने भी आप बोलिए भाषा देख रहे हैं वो सब अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। यह ध्यान में रखिएगा। इस समय साहित्य में जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उर्दू का विकास। उर्दू का अर्थ होता है शाही सैन्य शिविर। सैन्य शिविर। उर्दू का क्या अर्थ होता है? सैन्य शिविर। उर्दू जो भाषा है वह सैन्य शिविर में ही विकास हुआ। तुर्की सैनिक थे और प्लस हिंदुस्तानी जो सैनिक थे, उन दोनों की भाषा से मिलकर उर्दू भाषा का विकास हुआ और ये सैन्य शिविर में हुआ। ये शाही सैन्य शिविर आप कह सकते हैं, शाही सैन्य शिविर मतलब राजा के सैन्य शिविर में ही जो है उर्दू भाषा का विकास हुआ। अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा को देहलवी भाषा कहा या हिंदुस्तानी भाषा कहा, या क्या कहा? उर्दू को देहलवी कहा या हिंदुस्तानी भाषा कहा। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि देहलवी भाषा कौन सा है, तो उर्दू भाषा। चूंकि ये दिल्ली में ही पहले विकसित हुआ था, इसलिए उसको देहलवी भाषा भी कहा जाता है। उर्दू भाषा में जो पहला गद्य का जन्मदाता थे, गद्य का अच्छा, उर्दू का जो लिपि है वो फारसी है। ये थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। उर्दू गद्य का जो जन्मदाता है वह है किरान उल आशिकीन के लेखक मोहम्मद गेसु दराज। कौन है? मोहम्मद गेसु दराज। मोहम्मद गेसु दराज ने ही किरान उल आशिकीन की रचना किया और यह मोहम्मद गेसु दराज गद्य भाषा के जन्मदाता थे। इसको याद रखिएगा, ठीक। किरान उल आशिकीन ग्रंथ का नाम है, मोहम्मद गेसु दराज लिखे थे और उर्दू गद्य का जन्मदाता कोई है तो वह है मोहम्मद गेसु दराज। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस समय बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। जैसे शुक संवाद, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और जियाउद्दीन नक्शवी ने तूतीनामा लिखा। तूतीनामा जो है शुक संवाद, जो संस्कृत ग्रंथ था, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। मोहम्मद गेसु दराज भी जो लिखे थे किरान उल आशिकीन, वो फारसी भाषा में ही है। हम देख रहे हैं कि और बहुत सारा हम आपको फिरोज शाह तुगलक के समय भी पढ़ाए थे कि कौन कौन सा ग्रंथ का अनुवाद जो है संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। उसके बाद इस समय हम बहुत क्षेत्रीय अवधी भाषा का भी विकास देखते हैं। अवधी भाषा का दो प्रमुख ग्रंथ लिखा गया। इस समय था, एक मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन,
ये अवधी भाषा में है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जो है पद्मावत और अखरावत ये सब जो है अवधी भाषा में लिखा था। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस समय एक इम्पोर्टेंट राइटर हुए अमीर हसन देहलवी। उनका नाम है अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी के साथ है कि इनको भारत का शादी कहा जाता है, भारत का शादी कहा जाता है। और इन्होंने फवाद उल फुआद लिखा था। इनका ग्रंथ का नाम है फवाद उल फुआद। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और इम्पोर्टेंट बात यह कि ये बलबन के समय में इनका जो है इंट्रोड्यूस हुए थे अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी को भारत का शादी कहा जाता है। इनके फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा था, उसका ग्रंथ का नाम है फवाद उल फुआद। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और बलबन के समय में ये एक तरह से कह सकते हैं कि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी दोनों एक ही समय के थे और दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया था। मैंने आपको कुछ कल बताया था, जैसे तुगलकनामा। तुगलकनामा ग्रंथ जो है जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित है। उसके बाद आशिका उल अनवर। आशिका उल अनवर जो है यह अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात विजय के बारे में बताता है। और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिजर खां। और खिजर खां और कमला देवी के बीच जो प्रेम प्रसंग था उसका जो है आशिका उल अनवर में चर्चा है। इसी विजय में बताता है, गुजरात विजय में आशिका उल अनवर जो है अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के बारे में है, मंगोल आक्रमणकारी के बारे में भी कुछ है, और खिजर खां और कमला देवी के जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलता है। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है नूसिफियर। इसमें भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति का चर्चा है। खजान उल फुतवा का चर्चा कर ही चुके हैं, तारीख दिल्ली का चर्चा कर ही चुके हैं। उसके बाद हस्त बिहिस्त है, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। हस्त बिहिस्त, लैला मजनू, सिरी फरहाद, ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो का है। मिफ्ताह उल फुतुआ यह जलालुद्दीन खिलजी के विजय गाथा का वर्णन करता है। किरान उस सदायन, इसमें जो है बलबन का बेटा बुगरा खां और कैकूबाद के मिलन की कहानी है। बुगरा का बेटा कैकूबाद और बलबन का बेटा बुगरा, मतलब बाप और बेटे के, बुगरा बाप था और कैकूबाद उसका बेटा था। तो ये सारे ग्रंथों से हमें कहीं ना कहीं अमीर खुसरो ने अपने इस सारे ग्रंथों को लिखा है। अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारा चर्चा कल हम कर चुके हैं। कव्वाली जो है अमीर खुसरो ही शुरू किया था, कव्वाली। और भारतीय राग और इस्लामी राग को मिला के, ईरानी राग को मिला के इसने जिल्फ, साजगिरी आदि रागों का विकास किया। अमीर खुसरो ने जिल्फ हुआ, साजगिरी हुआ, ये सब का विकास जो राग है भारतीय राग को मिलाया और ईरानी राग को मिला के बनाया। कव्वाली भी अमीर खुसरो के समय ही इंट्रोड्यूस करने वाला वो पहला व्यक्ति था। तो ये अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। एक है जियाउद्दीन बर्नी, इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी से एक चीज़ मुझे ध्यान में आता है कि इनका ये जो एमबीटी के समय 17 साल तक एमबीटी के ये समय में इनका था समय, मतलब 17 साल इन्होंने एमबीटी के समय में अपना इतिहासकार के रूप में जीवन बिताया। इनके किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। और इस किताब में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श राजा घोषित किया है, आदर्श मुस्लिम राजा घोषित किया है। एक किताब है रेहला।
रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले हैं? तो मोरक्को के रहने वाले हैं। मोरक्को कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। मूल देश के निवासी थे इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि इब्न बतूता अरबी भाषा में रेहला लिखा था। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में 2 व्यक्ति ऐसे हुए जो सबसे ज़्यादा घूमे। मार्को पोलो जो है 24 देश घुमा था, 24 वर्ष तक घूमता रहा और लगभग 24,000 वर्ग मील इसने घुमा, या पानी के जहाज से जैसे भी हो यात्रा किया। मार्को पोलो दुनिया का बहुत बड़ा, यह वेनिस का, इटली का निवासी था और इसको 1271 AD में कुबलई खान जो मंगोल शासक था, इसको सपोर्ट किया था और ये चक्कर लगा 24 देश, 24 वर्ष तक 24,000 वर्ग मील ये घुमा था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई घूमने वाला व्यक्ति तो इब्न बतूता है। सबसे ज़्यादा इसने 30 साल तक घूमा था, 30 वर्ष तक घूमा, 73,000 वर्ग मील तक ये जो है चक्कर लगाता रहा पूरे दुनिया का। 73,000 वर्ग मील ये घूमा। मार्को पोलो 24,000 ही घूमा था, 3 गुना ज़्यादा। और लगभग 44 देश इब्न बतूता ने घूमा। तो समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा यायावार कौन था, तो मार्को पोलो से भी ज़्यादा बड़ा यायावार इब्न बतूता था। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए, संगीत का जहाँ तक भी संगीत का बात है, तो संगीत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में संगीत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर संगीत का विकास हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हुआ। GST ने, गियासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। और चित्रकला में अगर देखिएगा तो फिरोज शाह तुगलक ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि यह गैर इस्लामी था। जैसे तबकाते नासरी के जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब खलीफा का दूत भारत आया था तो मंडप बनाया गया था, उस मंडप पे चित्रकला का भी प्रमाण मिला है। तो ये इसका अर्थ है कि चित्रकला जो गैर इस्लामी पर था, लेकिन उसका बहुत ही हार्डली पालन नहीं होता था। यही कहने का अर्थ है। चंदायन भी कहते हैं, मुल्ला दाऊद के लेखक मुल्ला दाऊद जो चंदायन नामक पुस्तक लिखे अवधी भाषा में, उसमें वो भी यह बात कहते हैं कि चित्रकला, रामायण की जो चित्रें हैं वो हर जगह बनाया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत इस्लामी राज्य होते हुए चित्रकला को प्रतिबंधित नहीं किया था। चित्रकला के बारे में और संगीत के बारे में यह है। संगीत के बारे में बहुत सा अमीर खुसरो ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और मैंने अभी तुरंत बताया है, ज़ुल्फ़ हुआ, साजगिरी हुआ, ये सब जो है राग भारतीय और ईरानी मिश्रण, बाकी तबला का आविष्कार, सितार का आविष्कार, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। तो यही है आपका कला और संस्कृति पर इम्पोर्टेंट बात। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि इस समय एक राइटर हुए सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफ़ी, इन्होंने यह वर्णन किया है कि 1232 और 33 में भारत में जहाज़ों में दिशा सूचक, चुंबकीय दिशा सूचक का प्रयोग होता था। यह भी एक फैक्ट्स है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफ़ी ने कहा कि भारत में 1232-33 के आसपास दिशा सूचक चुंबकीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कला संस्कृति पर यही कुछ इम्पोर्टेंट बात था जो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर कर दूं। और प्रशासन, आर्थिक सामाजिक जीवन, दिल्ली सल्तनत के 2 टॉपिक हैं, उस पर भी मैं आपसे कुछ वैल्यू एडेड चर्चा करूंगा, क्योंकि एक रूटीन क्लास कहिए या परीक्षा को डायमेंशन में ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न आते हैं उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो ये सब जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।